ये रिश्ता क्या कहलाता है, यही नाम है भारत के सबसे लंबे सोप ओपेरा का, जो 12 जनवरी 2009 से आज तक चल रहा है। अक्षरा और नैतिक की कहानी शुरू हुई थी, उनकी चौथी पीढ़ी को हम देख रहे हैं और इतने समय में सीरियल का नाम एक संज्ञा से एक सवाल और फिर एक मीम बन गया है। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, यूएस में भी जनता नियमित अंतराल पर पूछती है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई। फर्क बस इतना है कि वहां अक्षरा और नैतिक की जगह ट्रंप और पुतिन की कहानी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के दिल में पुतिन के लिए कितना प्यार है, यह हम आपको क्या ही बता सकते हैं। आपने खुद वो वीडियोस देखे हैं जिनमें ट्रंप कभी पुतिन को जीनियस तो कभी स्मार्ट कहते हैं। जब ट्रंप जेडी वांस के साथ मिलकर जेलेंस्की को दुनिया भर की मीडिया के सामने रगड़ रहे थे व्हाइट हाउस में, तब भी ट्रंप ने 2 मिनट निकाल करके अपने अजीज दोस्त पुतिन की तकलीफ बयान की थी। ट्रंप ने कहा था कि पुतिन ने उनके साथ मिलकर एक पूरा विच हंट भुगता है, झूठे आरोप झेले हैं, पुतिन की कोई गलती नहीं थी। और ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन ओबामा, बुश या बाइडेन के साथ हुई डील भले तोड़ दें, लेकिन मेरे साथ वो डील नहीं तोड़ सकते, वो मेरी इज्जत करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप का प्यार एक तरफा ही था, पुतिन भी तोहफे भेजते थे। ट्रंप पर गोली चली तो सबने सांत्वना भेजी, पुतिन ने पोर्ट्रेट ही भेज दिया। 27 जून को पुतिन ने फिर कहा कि ट्रंप बहुत हिम्मती हैं, यूक्रेन और मिडल ईस्ट में शांति चाहते हैं। लेकिन आज देखिए सारा प्यार हवा हो गया। जो ट्रंप जून के आखिरी हफ्ते में हुए नेटो समिट में जेलेंस्की को साइड लाइन कर सकते हैं, प्रॉम्प्टिंग पुतिन टू से कि वो बड़े हिम्मती हैं, वो मिडल ईस्ट में, यूक्रेन में शांति चाहते हैं, वही ट्रंप 4 जुलाई को जेलेंस्की से फोन पर पूछ रहे थे, वोलोदिमीर कैन यू हिट मॉस्को, कैन यू हिट सेंट पीटर्सबर्ग टू, ये 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसका भावानुवाद हम आपको बता देते हैं कि भाई तू मॉस्को पर हमला कर सकता है, सेंट पीटर्सबर्ग को हिट कर सकता है। जेलेंस्की जवाब में बहुत ऑब्वियस सी बात कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर आप लॉन्ग रेंज वेपन्स दे देंगे तो। 15 जुलाई को ब्रिटेन से छपने वाले फाइनेंशियल टाइम्स में यह खबर छपी। इसी दिन ट्रंप ने वॉशिंगटन में रिपोर्टर्स से यह भी कह दिया कि यूक्रेन को मॉस्को पर हमला नहीं करना चाहिए और न ही अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने का कोई प्लान बना रहा है। ट्रंप ने बात संभालने की कोशिश तो की, लेकिन बीते दिनों ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसे देखकर लगता है कि पुतिन को लेकर ट्रंप की राय अब बदलने भी लगी है। ट्रंप प्रपोज किए जा रहे हैं लेकिन पुतिन मान नहीं रहे हैं। डील प्रपोजल की बात चल रही है, शांति वाली। ट्रंप पुरानी धमकियां दोहरा रहे हैं कि 50 दिन में डील नहीं हुई तो 100% टैरिफ लगा दूंगा, पुतिन से तेल लोगे तो 500% टैरिफ लगा दूंगा। शांति के मसीहा ट्रंप पद संभालने से पहले से रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने पर बोलते आ रहे हैं, लेकिन बोलने से ज्यादा कुछ अभी तक कर नहीं पाए हैं और अब उनकी झुंझलाहट दिखती है। बीबीसी ने पुतिन पर पूछा तो कहने लगे कि सुनो, भरोसा तो मैं किसी पर नहीं करता, पुतिन से डिसअपॉइंटेड हूं, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, आई एम नॉट डन। तो ट्रंप इतने बदले बदले क्यों साउंड कर रहे हैं और क्या ये बदलाव जमीन पर भी हमको देखने को मिलेगा? इसमें स्लोवेनिया में जन्मी ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप का क्या रोल है और क्या वास्तव में ट्रंप अपने चुनावी वादों से उलट यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ उतरेंगे? ये एपिसोड इन्हीं कुछ सवालों के नाम है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। एक अदद नोबेल की चाह ट्रंप को चैन से नहीं बैठने देती है। जहां उनको लड़ाई नजर आती है वो अपना ध्यान वहां से हटा नहीं पाते, चाहे भारत पाकिस्तान की बात हो, ईरान इजराइल हो, डीआरसी रवांडा हो या फिर यूक्रेन और रूस। गजा में चल रहा नरसंहार एक्सेप्शन है, वहां ट्रंप अपने लड़के नेतन्याहू की तरफ है ना, बहुत क्लियर है। खैर, आज हमें यूक्रेन की बात करनी है। ट्रंप जब राष्ट्रपति नहीं बने थे तभी से राग अलाप रहे थे कि मैं आया तो लड़ाई बंद। उन्होंने ये बात इतनी बार कह दी थी कि पूरे यूरोप की पेशानी पर बल पड़ते थे कि यह आदमी चुनाव जीत गया तो फिर हमारा क्या होगा, क्या हमें अकेले यूक्रेन के साथ जंग लड़नी पड़ेगी रूस के खिलाफ। यूक्रेन उंगलियां क्रॉस करके 2024 का चुनाव देखने लगा, लेकिन खुशफहमियां कहां टिकती हैं, जीते तो ट्रंप ही। और तभी से अमेरिका यूक्रेन पर दबाव बनाता आया है। बाइडेन प्रशासन का मानना था कि रूस आक्रांता है, उसे पीछे हटना चाहिए, लेकिन ट्रंप की समझ कहती है कि असली दिक्कत पुतिन नहीं जेलेंस्की हैं और उनके चलते सीज फायर नहीं हो पा रही है। यही बात पुतिन कहते आ रहे थे कि यूक्रेन से पहले जेलेंस्की को जाना होगा, तब शांति आ पाएगी। ट्रंप और पुतिन के बीच 6 फोन कॉल्स का दौर चला और यहां तक कि सऊदी अरब के रियाद में दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने मिलने लगे ताकि जंग के खात्मे पर विचार बन सके। वो अलग बात है कि उन्होंने जहां जंग हो रही थी यूक्रेन, उसको नहीं बुलाया।
एनीवेज, फोन कॉल्स और मीटिंग्स में छिटपुट बदलावों से इतर कुछ नहीं हुआ कि आप गेहूं जाने दीजिए या इनको रास्ता दे दीजिए। पुतिन को रिझाने के लिए ट्रंप ने जेलेंस्की को बेइज्जत किया, एक तरफा मिनरल डील मानने पर मजबूर किया और फिर पुतिन को सीज फायर का ऑफर भी दिया, लेकिन पुतिन ने मार्च 2025 की आंशिक सीज फायर तक का पालन ढंग से नहीं किया और इसीलिए यूक्रेन ने भी हमले अपने नहीं रोके। इजरायल हमास शांति वार्ता की ही तरह यहां भी हमको ये चीज देखने को मिल रही थी कि ट्रंप को सीरियसली कोई ले नहीं रहा था। इजरायल की ही तरह रूस भी यही कह रहा था कि तुम बोलते रहो, हमारा मन होगा तो हम करेंगे वरना इग्नोर कर देंगे। इसी बात से नाराज होकर अब ट्रंप ने यूक्रेन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, संकेत तो दिया ही है। 14 जुलाई 2025 को ट्रंप ने ओवल ऑफिस में नेटो के चीफ मार्क रूटा के साथ एक बैठक की, ऐलान कर दिया कि अमेरिका नेटो देशों के जरिए यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल बैटरीज देगा। साथ ही साथ रूस को यह भी चेतावनी दी गई कि 50 दिन के अंदर शांति समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका रूस पर 100% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन अपनी जरूरतों के हिसाब से काम कर सके। अब यहाँ एक कैच है, ट्रंप सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं देने वाले हैं, हथियार देंगे नेटो देश और फिर इनकी भरपाई अमेरिका से होगी। मतलब जो पेट्रियट बैटरीज नेटो देशों के यहाँ पे हैं वो ट्रांसफर होंगी यूक्रेन को और फिर ये नेटो देश अमेरिकी कंपनियां यानी रेथियॉन से पेट्रियट सिस्टम खरीद लेंगे। ट्रंप चाहते भी हैं कि नेटो देश थोड़ा पैसा अमेरिकी हथियार कंपनियों पर भी खर्चें, तभी बार बार रक्षा बजट बढ़ाकर 5% करने को कहते हैं। पैसा खर्च करने की बात बार बार स्ट्रेस करते हैं। अगर सिर्फ वो मजबूती ही चाहते नेटो की तो टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी पर भी कुछ बोलते, लेकिन बजट को टारगेट करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिकन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स कमाएं पैसा। जर्मनी, फिनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, यूके और डेनमार्क जैसे देश इस प्लान में शामिल बताए जा रहे हैं कि अपनी बैटरीज दे देंगे, यूएस से दूसरी बैटरीज ले लेंगे। बैटरी मतलब मिसाइल का जो पूरा सिस्टम होता है उसको कहते हैं। पैसा इन्हीं देशों के जेब से जाएगा क्योंकि अमेरिकी फंड्स को लेकर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि हम इस युद्ध में बहुत पैसा लगा चुके, हम दोबारा ये काम नहीं करना चाहते। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के समर्थन की तारीफ की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ट्रंप के साथ उनकी बात हुई और वो यूक्रेन की मदद और शांति के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने रूस के हमलों से लोगों की सुरक्षा और यूक्रेन की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज़रूरी कदमों पर चर्चा की है। हम शांति के लिए पूरी मेहनत करने वाले हैं। अब ट्रंप देने वाले हैं यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम। ये क्या है और रूस के खिलाफ कितना कारगर साबित होगा, आपने पहले भी सुना होगा, हम एक क्विक रिकैप दे रहे हैं। पेट्रियट एक एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब इसका काम है आसमान के रास्ते आने वाले खतरे से निपटना। प्राइमरी टारगेट होता है इसका दुश्मन के एयरक्राफ्ट। पेट्रियट को लेकर अमेरिका का दावा है कि वो एनिमी एयरक्राफ्ट के साथ साथ ड्रोन्स को, मिसाइल्स को भी गिरा सकता है, यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी टारगेट कर सकता है। तो ये एयर डिफेंस के साथ साथ मिसाइल डिफेंस की तरह भी काम करता है। पेट्रियट को एक अमेरिकन कंपनी बनाती है, रेथियॉन, और रेथियन ने नाम बहुत स्मार्ट तरीके से चुना है। पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, राष्ट्रभक्त। तो इन्हीं लेटर्स को लेकर रेथियॉन ने एक रडार बनाया, फेज्ड एरे ट्रैकिंग रडार फॉर इंटरसेप्ट ऑन टारगेट, पेट्रियट, PATRIOT। इस रडार के नाम पर पूरे सिस्टम का नाम पेट्रियट रख दिया। बैकरनिम है बेसिकली ये। अमेरिकी सेना 40 साल से पेट्रियट का इस्तेमाल कर रही है और इसने शानदार रिजल्ट्स भी दिए हैं। पिछले महीने जब कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल्स का हमला हुआ था, तब इसी सिस्टम ने 14 में से 13 मिसाइल्स को मार गिराया। इसके जो नए वर्जन्स हैं, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को, क्रूज मिसाइल्स को, ड्रोन्स को भी 15 से 35 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट कर सकते हैं। अब हर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह या हर एयर डिफेंस सिस्टम की तरह पेट्रियट में भी 3 मेन हिस्से होते हैं, रडार, लॉन्चर और कमांड कंट्रोल मॉड्यूल या पोस्ट। रडार का काम है खतरे को पहचानना। कमांड कंट्रोल पोस्ट इस जानकारी को प्रोसेस करता है, खतरे को पहचाना गया, उसको ट्रैक किया जा रहा है कि उसकी पोजीशन क्या है। कंप्यूटर्स जो होते हैं वहाँ पे वो कैलकुलेट करते हैं कि इस टारगेट को कवर कैसे एंगेज किया जा सकता है। एक फायरिंग सोल्यूशन वो देता है आपको, और जब लाल बटन दबा दिया जाता है तो लॉन्चर से इंटरसेप्ट्स निकलते हैं। ये भी मिसाइल्स होती हैं, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट मिसाइल्स होती हैं क्योंकि ये चलते हुए टारगेट को हिट करने के लिए बनी हुई हैं, कोई एनिमी एयरक्राफ्ट या फिर एनिमी मिसाइल को मारने वाली मिसाइल। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एक पेट्रियट बैटरी 100 से 200 किलोमीटर तक कवर कर सकती है एरिया को, जो यूक्रेन जैसे बड़े लैंडमास वाले देश के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। ये कवरेज इस बात पर भी डिपेंड करती है कि बैटरी में कितने लॉन्चर हैं और टेरेन कैसा है। फ्लैट टेरेन पर बहुत दूर तक कवर होगा, अगर हिली टेरेन है कम होगा। एक बैटरी में 6 से 8 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर पर 16 मिसाइल्स लग सकती हैं। लॉन्चर, रडार, कंट्रोल मॉड्यूल और
पार स्टेशंस जो होते हैं इनके ट्रक्स पर लगे होते हैं। शॉर्ट नोटिस पर एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, डिप्लॉय किया जा सकता है। पूरी मिसाइल बैटरी या जिसको आप यूनिट समझ लीजिए या राइफल कंपनी की तरह समझ लीजिए, उसके लिए 90 सैनिक आपको चाहिए, लेकिन एक बार डिप्लॉय होने के बाद सिर्फ 3 लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं कंट्रोल मॉड्यूल से। और बस यहीं से इसकी खूबियों की लिस्ट खत्म हो जाती है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली रूस यूक्रेन युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में। ये सिस्टम महंगा नहीं है, बहुत महंगा है। एक बैटरी लगभग $1 अरब या 8,500 करोड़ की होती है। और ये रकम यूक्रेन के लिए ही नहीं, उन तमाम नेटो देशों के लिए भी ज़्यादा है जो ओखली में सिर देने की सोच रहे हैं, चाहे वो यूके हो चाहे डेनमार्क हो। ये बात सही है कि यूक्रेन में रूसी मिसाइल्स के चलते बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मच रही है, ख़ासतौर पर इसलिए भी कि यूक्रेन के पास इन्हें रोकने के लिए ख़ास इंतज़ाम नहीं है। जो थोड़ा बहुत सिक्योरिटी नेट है जो यूक्रेन को मिल रहा है, वो उन्हीं पेट्रियट सिस्टम्स के ज़रिए मिल रहा है जो पहले ही यूक्रेन को दिए गए थे। मई 2023 में रूस ने दावा किया था कि उसके हमले में एक पेट्रियट बैटरी को नुकसान भी पहुंचा था। जो पेंटागन के सोर्सेस थे उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि ऐसा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा था सिस्टम एक्टिव है। अगर पेट्रियट सिस्टम की संख्या बढ़ती है, बैटरीज की संख्या बढ़ती है, लॉन्चेस बढ़ते हैं, तो यूक्रेनी शहरों को थोड़ी और सुरक्षा मिल जाएगी, कुछ हमले और रुक जाएंगे। लेकिन हमें यह समझना होगा कि पेट्रियट एक डिफेंसिव सिस्टम है, ये खुद को बचाने का हथियार है, न कि हमला करने का भाला नहीं है, ढाल है। फिर रूस यूक्रेन युद्ध की प्रकृति भी है जो पेट्रियट जैसे महंगे और कटिंग एज नीश सिस्टम के लिए नहीं, गुड ओल्ड आर्टिलरी और सस्ते ड्रोन्स के लिए बनी है, उसी तरह से लड़ी जा रही है। रूस इनके बीच में कभी कभी मिसाइल बराजेस दागता है, लेकिन वो रशियन एफर्ट का कोर नहीं है जो रशियन मिसाइल्स हैं। एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए $multi-million मिसाइल चलाना आपको हार की तरफ ही पुश करेगा और प्रेशर में तो डालेगा ही। इसलिए ऐसा नहीं है कि पेट्रियट बैटरीज बढ़ जाने से रूस हार जाएगा या यूक्रेन जीत जाएगा। इसलिए हम लौटते हैं ट्रंप पर कि उनका मिजाज क्या संकेत दे रहा है। ट्रंप ने बीबीसी से कहा कि उन्होंने पुतिन के साथ कई बार बातचीत की, लेकिन हर बार उन्हें लगा कि पुतिन सीरियस नहीं है। ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप का भी जिक्र किया, जिनका जन्म स्लोवेनिया में हुआ है। उन्होंने कहा कि पुतिन को लेकर जो मेरा रवैया है, जिस पर मैं दोबारा सोच रहा हूँ, उसके लिए मेलानिया ने मुझसे कहा। ट्रंप ने कहा कि जब वो मेलानिया को बताते थे कि पुतिन के साथ बातचीत शानदार रही, तो मेलानिया जवाब देती थी कि रियली, अभी अभी एक शहर पर हमला हुआ है यूक्रेन में। ट्रंप ने कई बार सोचा कि वो पुतिन के साथ किसी समझौते पर पहुंच गए, लेकिन फिर ट्रंप पुतिन के बारे में कहते हैं कि वो दिन में अच्छी बातें करते हैं और रात होते ही सब पर बमबारी कर देते हैं। ट्रंप ये भी कहते आए हैं कि बॉम्बिंग की वजह से कोई डील क्रैक नहीं हो पा रही है। रूस का इस पर क्या कहना है? पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ट्रंप के बयानों को गंभीर बताया। पेस्कोव ने कहा कि उन्हें इसे एनालाइज करने के लिए टाइम चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीधे संबोधित थे। पेस्कोव ने कहा कि पुतिन जरूरत पड़ने पर टिप्पणी करेंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के विश्वस्त लड़के दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप की घोषणा को ड्रामेटिक अल्टीमेटम कहकर उसका मजाक उड़ा लिया है। मेदवेदेव ने कहा कि रूस को इसकी परवाह नहीं है। मेदवेदेव अब रूस की सुरक्षा परिषद के वाइस प्रेसिडेंट हैं और अक्सर युद्ध को लेकर टिप्पणियां वो करते रहते हैं। जो न्यूक्लियर थ्रेट्स आते हैं वो मेदवेदेव के एक्स हैंडल से आता है। बीबीसी से बातचीत में एक्सपर्ट और पुतिन के एडवाइजर रहे सर्गेई मार्कोव ने ट्रंप के इस फैसले को हवाबाजी बता दिया और कहा कि ट्रंप ने यूक्रेन में शांति की कोशिश छोड़ दी है। वही रूसी सेनेटर कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव ने कहा कि 50 दिन में युद्ध के मैदान और अमेरिका नेटो के मूड में बहुत कुछ बदल सकता है। ऐसे में ट्रंप के इस ऐलान पर विश्वास करना उतना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि वो पहले भी बहुत सारे यू टर्न्स ले चुके हैं। वैसे ट्रंप का सिर्फ मजाक ही नहीं बन रहा है, यूएस में ट्रंप की खूब तारीफ हो रही है, खासकर उनकी विरोधी पार्टी डेमोक्रेट्स ये भी खूब तारीफ कर रहे हैं। सेनेटर जीन शाहीन ने कहा कि पेट्रियट मिसाइल्स यूक्रेन में कई जिंदगियां बचाएंगी, लेकिन ये कदम पहले उठा लेना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन को युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर करने के लिए यूक्रेन को लंबे समय तक वेपन्स की मदद देनी होगी। ऐसा पहली बार है जब ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन के लिए नए हथियारों का वादा किया है। हालांकि उनकी नीति में यह बदलाव कितना स्थायी है, इस पर सवाल अभी बने हुए हैं। पहले वो यूक्रेन को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराते थे, रूस का साथ देते थे। अब पुतिन की जिद और यूक्रेन पर बढ़ते हमलों के चलते उन्होंने रूस के खिलाफ फैसला लिया है। अब क्या ये ट्रंप का रूस पर प्रेशर बनाने का तरीका है? सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप का ये मूव पहले से प्लान था? क्या इसके पीछे भी कोई बैक स्टोरी है? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 11 जुलाई को रूसी हवाई हमलों की फुटेज देखने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को फ़ोन किया। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमलों को लेकर नाराज़गी जताई। इस दौरान ट्रंप ने मर्ज के पहले से दिए प्रस्ताव को स्वीकार किया।
प्रस्ताव ये था कि अमेरिकी हथियार जो यूक्रेन के लिए खरीदे जाएंगे उनके लिए जर्मनी फंड देगा। इसके अलावा ये भी दावा है कि मेर्ट्स ने 5 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की और उसके बाद से हर हफ्ते वो अपडेट ले रहे हैं, दे रहे हैं। वॉल स्ट्रीट ने यह भी लिखा है कि यूरोप और नेटो एलाइज किसी तरह से ट्रंप को अभी सेट करने में, प्लेकेट करने में, खुश करने में लगे हैं। पहले रूटा ने ट्रंप को डैडी कह दिया, फिर यूरोप इजराइल ईरान के संघर्ष में अमेरिका के साथ खड़ा रहा। ये ट्रायंगल बना है, आप सोचिएगा इसके बारे में। 25 जून को नीदरलैंड में हुए नेटो शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने ट्रंप की मांग के मुताबिक जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करने का वादा भी कर दिया। यूरोपियन लीडर्स ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को ट्रंप से सीधे बात करने के लिए और पुतिन के साथ बिना शर्त बातचीत के लिए भी मनाया। पर्दे के पीछे यूरोपीय अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन में उन लोगों को टारगेट किया, उन लोगों से रिश्ते बनाए जो यूक्रेन से सिंपैथी रखते हैं, जैसे विदेश मंत्री वहां के मार्को रूबियो। साथ ही यूक्रेन समर्थक रिपब्लिकन सांसदों का एक नेटवर्क भी तैयार हुआ है। तो निचोड़ यह है कि कुछ दिन पहले ट्रंप पुतिन के चक्कर में यूरोप को सेट कर रहे थे, अब यूरोप पुतिन के चक्कर में ट्रंप को सेट करने में लगा हुआ है। कौन सेट करता है, कौन सेट हो पाता है, और इस सारी बातचीत से क्या वाकई युद्ध से बर्बाद यूक्रेन के जख्म भरे जा सकते हैं, वक्त ही बताएगा। इसी नोट पर हम राजदूत के इस किस्त को कंक्लूड करते हैं। इसे रिया ने लिखा, कुछ काम हमने भी उनके साथ करवाया और अयान ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।